हेलो देयर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से जो पहले की वीडियोस हैं उनके अंदर हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में ऑलरेडी कई सारी बातें कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट, हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट, ड्रॉट से रिलेटेड पोर्शन और साथ में मल्चिंग और एंटी ट्रांसपेरेंट्स के बारे में ऑलरेडी बात की है। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी जाना था, तो इस वीडियो में भी हम इसके बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आईसीएआर, एआईडब्ल्यूई, पीजी का एग्जाम जो होता है, एसआरएफ और जेआरएफ जो अलग-अलग एग्जाम्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उन्हें भी मैं अक्सर वीडियोस के एंड में मेंशन किया करता हूँ। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो फॉर श्योर आपके लिए आने वाले वक्त में जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज का जो वीडियो है, शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक और इसी चैनल पे वीडियो क्रिएट किया जा चुका है। बहुत सालों पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, व्हाट इज़ वाटर हार्वेस्टिंग, इसकी नीड क्या है, कंपोनेंट क्या है, वेरियस अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ या वेरियस अलग-अलग मेथड्स जो हैं रिलेटेड टू द वाटर हार्वेस्टिंग, वो मैं पहले एक बार कवर कर चुका हूँ। बहुत पुराना वीडियो है और बहुत ज़्यादा देखा जा चुका वीडियो भी कह सकते हैं, जिसके अंदर इस चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं, उनसे कंपैरेटिव ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो उसका भी लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। वो वीडियो जो है वो एक अलग एस्पेक्ट में बनाया गया था। वो इंजीनियरिंग पर्पस या हम कह सकते हैं जो अदर फील्ड के अंदर इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन अभी जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के रूप में हम पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो आज का ये जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर हम पर्टिकुलरली डेफिनेशन और इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे ही, साथ में मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स के अंदर स्पेसिफिकली जो चीजें काम में ली जा सकती हैं उनके बारे में जानेंगे, और कुछ एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको, जो डिफरेंट स्टेट से रिलेटेड होती हैं। स्पेसिफिकली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कोई पर्टिकुलर वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का नाम दे दिया और पूछ लेंगे बताओ ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली 2024 में जो एग्जाम हुआ है एसआरएफ का, उसमें बंधारस नाम से लिखा हुआ आया कि बंधारस वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो उसका आंसर क्या था, मैंने आपको मतलब पिछले वीडियोस में बताया भी था, मेंशन किया था कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तब आई थिंक आपने जाना होगा, वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो उसी तरह से और भी क्या क्या टेक्निक्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की डेफिनेशन के साथ। क्या है? कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर फॉर सब्सिक्वेंट यूज इज नोन एज वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इज नथिंग बट द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। मतलब पानी को कलेक्ट करना और बाद में उसे स्टोर कर लेना। तो आपने कभी पढ़ा होगा रेन, हम कह सकते हैं रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप का मतलब छत पे जो पानी आया उसको किसी न किसी रूप में हमने सेव कर लिया। तो इस तरह की टर्म्स जो है वो छत से रिलेटेड है। लेकिन आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ज्यादा रिलेटेड है एग्रीकल्चर या ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के पर्पज से। तो आप समझ सकते हैं कि पानी को इस तरह से सेव किया जाए, एक्स रीडो कंडीशंस हम कह सकते हैं, इस तरह से पानी को सेव किया जाए जो कि हम कह सकते हैं बाद में एग्रीकल्चर के पर्पसेस के लिए काम में लिया जाए, कलेक्ट किया जाए और उसे स्टोर किया जाए। राइट, इट इज द मेथड टू इंड्यूस, कलेक्ट, स्टोर एंड कंजर्व लोकल सरफेस रन ऑफ। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात पे ध्यान देने की जरूरत है हमें, सरफेस रन ऑफ फॉर द एग्रीकल्चर। सरफेस रन ऑफ फॉर द एग्रीकल्चर, क्यों बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ, इस बात को याद रखना है हमें कि पानी का अभी बहाव के ऊपर फोकस किया जा रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग में जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो बहते हुए किसी ना किसी रूप में एक जगह जाके कलेक्ट हो और फिर बाद में हम कहें वहां पे स्टोर भी हो सके। तो बहाव पे ज्यादा मेंशन किया जा रहा है कि सरफेस के ऊपर पानी बहता हुआ आना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो हमारे फायदे की बात हो सकती है। तो वाटर हार्वेस्टिंग इज रिलेटेड टू द सरफेस रन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। इस बात को प्लीज याद रखिएगा, सरफेस रन ऑफ पे फोकस करना जरूरी है इन सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स। ओके, अब और आगे अगर हम बात करें तो कुछ कंपोनेंट्स बताए जाते हैं स्पेसिफिकली, जैसे कि मैं बताया प्रिंसिपल ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो तीन मेन टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। पहला है कैचमेंट एरिया, दूसरा है स्टोरेज और तीसरा है कल्टीवेटेड एरिया। कैचमेंट का मतलब स्पेसिफिकली याद रखेंगे जहां बारिश का पानी आ रहा है, तो बारिश का पानी जहां पहली बार गिर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो वहां एक टर्म आएगी कि कैचमेंट एरिया, वाटर शेड और साथ में बेसिन। पर्टिकुलर ये तीन जो टर्म है इन्हें सेम बता दिया जाता है, कहा जाता है कि ये सिनोनिम है आपस में। तो नेक्स्ट वीडियो में वहां आपको ये चीज मेंशन की जाएगी कि कैचमेंट एरिया, वाटरशेड और साथ में बेसिन्स जो हैं वो एक ही चीज होती है। लेकिन स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन में दे दिए गए थे। पूछा था कि बारिश का पानी पहली बार जहां गिर रहा है उसे क्या हम वाटरशेड कहेंगे,
क्या हम कैचमेंट एरिया कहेंगे या फिर क्या हम उसे बेसिन कहेंगे। तो वहां उसका आंसर क्या किया गया था, याद रखिएगा, ऑफिशियल आंसर उसका कैचमेंट एरिया रखा गया। तो हमें टेक्निकली याद रखना है कि कुछ जगह पे इन्हें सिनोनिम के रूप में भी कंसिडर किया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हमें मेंशन किया जाए क्वेश्चन के अंदर कि बारिश का पानी सबसे पहले जहां गिर रहा है और जिसे हम आगे स्टोर करेंगे, तो उसे क्या, उस एरिया को क्या कहा जाना चाहिए, तो याद रखना है उसे कैचमेंट एरिया कहा जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, तो आप उसे और क्लियरिफाई कर पाएंगे दिमाग में, है ना। तो अभी समझें कि कैचमेंट एरिया जो है वहां पे पानी पहली बार गिरेगा और उसका रन ऑफ करेंगे। रन ऑफ का मतलब क्या है, वो शीट फ्लो के रूप में, रेल फ्लो के रूप में, गली एंड रिवर फ्लो के रूप में इस तरह का पानी जो है एक जगह जाके स्टोर हो, स्टोरेज एरिया कह सकते हैं जिससे हम, और जो कि टैंक, डैम, पॉन्ड्स हो सकते हैं, सॉइल और परकोलेशन टैंक्स, कई सारी चीजें हो सकती हैं जो आगे की जगह उसका हम यूज कर सकते हैं, उसे कमांड एरिया कहते हैं। क्या टर्म्स हैं, आपने कभी ना कभी ये चीजें सुनी होंगी, आप इस डायग्राम को एक बार ऑब्जर्व कर लें। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के रूप में मैंने पिछली वीडियोस जो है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट वाली जो सीरीज है वहां मेंशन की है कि रिवर बेसिन्स, कैचमेंट एरियाज और कमांड एरिया में क्या फर्क होता है, ये चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं। तो रिवर बेसिन्स जो है मैं आपको बताया था कि एक रिवर है पर्टिकुलर, उसके आसपास का जो भी एरिया है ना, तो उस एंटायर जियोग्राफिकल एरिया को हम क्या कहते हैं, रिवर बेसिन कहते हैं। कैचमेंट एरिया क्या है, द एरिया फ्रॉम विच द रेनफॉल फ्लोज इनटू अ रिवर, है ना, पर्टिकुलर एरिया जहां से, जहाँ पे पहली बार बारिश गिरी है उसको एक तरह से कैचमेंट, जिसने कैच किया है बारिश को, वो कैचमेंट एरिया हो जाता है ना। और उसके बाद जहाँ उसका इस्तेमाल किया जाएगा पानी को, उसे कमांड एरिया कह दी। एरिया अराउंड द डैम, और जो भी एरियाज हैं जहाँ पे उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ पे उसका बेनिफिट्स पहुंचाए जा सकते हैं, उसे स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, हम कमांड एरिया कहते हैं, है ना। अब स्पेसिफिकली देखिए, ऑल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स हैव थ्री कंपोनेंट्स बताए गए हैं, पहला कैचमेंट एरिया, स्टोरेज फैसिलिटी एंड कमांड एरिया। आई होप आपको तीनों बातें समझ आ चुकी हैं। कैचमेंट एरिया जिसने पहली बार पानी को कैच किया, नेक्स्ट स्टोरेज फैसिलिटी जहां पानी स्टोर हुआ, और देन उसके बाद उसका कमांड एरिया बताया गया, है ना। अब ये हम कह रहे हैं वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉप लाइंस भी मैंने यहीं पे मेंशन कर दी ताकि इन फ्यूचर आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहे, ठीक है। तो इस स्लाइड को आप इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कमांड एरिया जहां पे पानी का इस्तेमाल हो रहा है, स्टोरेज फैसिलिटी जहां स्टोर हो रहा है पानी, और देन कैचमेंट एरिया जहां पे पहली बार पानी कैच किया जा रहा है। नेक्स्ट बताया है कि वाटर हार्वेस्टिंग इज डन बोथ इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, लेकिन कुछ फर्क है जो हमें याद रखना है। क्या फर्क है, फर्क है कि एक्चुअली द रन ऑफ इज इंड्यूस्ड इन कैचमेंट एरिया इन सेमी एरिड, सॉरी एरिड लैंड्स, वेयर इज इन सेमी एरिड रीजन रन ऑफ इज नॉट इंड्यूस्ड। याद रखिएगा, ये लाइन स्पेसिफिकली स्टेटमेंट के रूप में हमारे सामने आ सकती है कि एरिड रीजन के अंदर हम इंड्यूस करते हैं रन ऑफ को। इंड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि पानी का बहाव जो है वो हम चाहते हैं ज्यादा हो, है ना। और जबकि सेमी एरिड रीजन के अंदर ऐसा मेंशन नहीं किया जाता, सेमी एरिड के अंदर इंड्यूस नहीं करते, जितना बह के आएगा ठीक है, समझ रहे हैं आप। एरिड रीजन जहां पानी की कमी होती है, जितनी बारिश आई है हम चाहते हैं बह के फटाफट किसी ना किसी रूप में हमारे स्टोरेज फैसिलिटी तक पहुंच जाए। ओके, तो उसके लिए हम इंड्यूस कर सकते हैं। इंड्यूस करना मतलब बढ़ावा देंगे, हम कुछ ऐसी टेक्निक लगाएं कि पानी ज्यादा बहकर कहाँ तक आए, स्टोरेज फैसिलिटी तक आए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस रन ऑफ कहेंगे। तो इंड्यूस रन ऑफ कहाँ होता है, एरिड रीजन के अंदर, जबकि सेमी एरिड रीजन के अंदर ऐसा हम इंड्यूस रन ऑफ नहीं करते हैं। ओनली द एक्सेस वाटर जो भी है वो अपने आप जो आ रहा है वो आ रहा है। ओके, अब इंड्यूस रन ऑफ क्या है, इंड्यूस रन ऑफ का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने बताया रन ऑफ को बढ़ावा देना, तो वो दो तरीके से किया जा सकता है, लैंड अल्टरनेशन से और साथ में केमिकल ट्रीटमेंट के साथ। लैंड अल्टरनेशन से क्या मतलब है, क्लियरिंग अवे द रॉक्स एंड वेजिटेशन, जहां से पानी आ सकता है वहां की रॉक्स को हम कह सकते हैं ज्यादा कॉम्पैक्ट एक्सपेक्ट करें हम, वहां पे वेजिटेशन ना हो, तो पानी जैसे फटाफट बहते हुए कहाँ तक पहुंचे, हमारे स्टोरेज फैसिलिटी तक पहुंचे। केमिकल ट्रीटमेंट का मतलब समझते हैं कि सॉइल में ऐसे कुछ केमिकल्स मिलाए जाएं, जैसे कि हम कहें सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सिलिकॉन, लेटेक्सेस, एसफाल्ट एंड वैक्स, जो कि क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, मतलब जो सॉइल है वो ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पानी ज्यादा ऊपर से बह के आएगा। ओके, तो ये दो ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं जो कि रन ऑफ को इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट बता सकते हैं स्पेसिफिकली वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन के अंदर हमें पता होनी चाहिए। तो पहले हम देख रहे हैं एरिड रीजन के अंदर। अब इस लिस्ट को आप याद कर सकते हैं, ये आपके लिए काम आ सकती है। एरिड रीजन के अंदर रन ऑफ फॉर्मिंग, दूसरा है वाटर स्प्रेडिंग, तीसरा है माइक्रो कैचमेंट, चौथा है इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग, और लास्ट वन इज ट्रेडिशनल सिस्टम। कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम्स होते हैं जो एरिड रीजन के अंदर स्पेसिफिकली हमें याद रखना है। तो बात करें रन ऑफ फार्मिंग की। रन ऑफ फार्मिंग का मतलब बस यही है, किसी पर्टिकुलर एरिया से पानी रन ऑफ होते हुए कहाँ आए, इरिगेशन के रूप में आ जाए। तो वाटर हार्वेस्टिंग बट फॉर द इरिगेशन पर्पसेस, तो कुछ खास नहीं है कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाई जाएं
जो कि अल्टीमेटली पानी को बहाते हुए कहाँ तक ले आए, सीधा खेत तक ले आए हमारे, तो उसे रन ऑफ फार्मिंग कहा जा सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है वाटर स्प्रेडिंग। वाटर स्प्रेडिंग का भी सेंस यही है कि फ्लड वाटर आर डेलिबरेटली डाइवर्टेड फ्रॉम देयर नेचुरल कोर्सेज से कुछ इस तरह के शेप बनाए जाते हैं जो वाटर को बेहतर रूप में स्प्रेड करें और पर्टिकुलरली एक हमारे फील्ड तक या जो हमारी यूटिलिटी वाली एरिया है वहां तक पहुंचा सके। तो कुछ खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, बस अलग अलग टर्म्स के रूप में हमें इन चीजों को याद रखना है। माइक्रो कैचमेंट का स्पेसिफिकली मतलब याद रखना जरूरी है, ये जरूरी है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वाटर हार्वेस्टिंग स्पेसिफिकली माइक्रो कैचमेंट के अंदर मतलब पौधे के आसपास ऐसा छोटा गड्ढा या हम कह सकते हैं बाउंड्री बना दी जाए, बेसिन बना दिया जाए जो कि पानी को स्टोर कर सके, है ना। तो जैसा कि यहाँ पे स्लोपी एरिया में दिखा रखा है, यहाँ पे एक हमने छोटा सा गड्ढा सा बनाया है जहाँ पे पानी रुक सकता है। इस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक पौधे के अराउंड में ऐसी बाउंड्री बना रखी है जिसमें पानी रुक सकता है। तो ये माइक्रो कैचमेंट्स के रूप में समझे जा सकते हैं। मैक्रो कैचमेंट का मतलब क्या समझेंगे सिमिलरली आप, कि बड़ी स्ट्रक्चर के रूप में जब ये चीजें की जाएंगी तो वो मैक्रो कैचमेंट डैम्स वगैरह जो है उसमें आ जाते हैं। बैंड हम कह सकते हैं, डैम हो गया, अलग अलग परकुलेशन टैंक्स एंड ऑल, ये जब बड़ी स्तर पे जो चीजें देख सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, मैक्रो कैचमेंट के रूप में कंसिडर की जाएंगी। इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब समझेंगे दो रो के बीच में पानी, ये तो हमने रिज एंड फरो के रूप में पढ़ा है, तो बस वही है रिज एंड फरोस जो है। तो जो फरोस हैं उनके अंदर पानी अगर हार्वेस्ट किया जाए तो उस तरह से इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग के रूप में समझा जाता है। ओके, देखिए इजी इजी टर्म्स हैं, बस दिमाग में याद रखनी है कि बुक्स में जब कभी पढ़ें तो आपको ये इजीली समझ में आ सके। कुछ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, स्पेसिफिकली राजस्थान से रिलेटेड याद रखी जाती है। टांका बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जामिनेशन में, एग्रीकल्चर के जनरल नॉलेज के अंदर भी आपके लिए बहुत जरूरी है ये, कि टांका इज एन अंडरग्राउंड टैंक और सिस्टम कंसर्न कंस्ट्रक्टेड फॉर कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रन ऑफ वाटर फ्रॉम नेचुरल कैचमेंट और आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कैचमेंट और फ्रॉम अ रूफटॉप। किसी भी रूप में कहीं से भी पानी आए तो वो इसके थ्रू होते हुए इस ये जो हमने स्टोरेज हाउस बनाया है उसके रूप में अंदर स्टोर हो जाए, तो टांका इसे कहा जाता है। टेक्निक इंडिजिनस, ये इंडिजिनस टेक्निक है, याद रखिएगा। थार डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। इट इज सिलेंड्रिकल एंड पेव्ड अंडरग्राउंड पिट, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है और अंदर नीचे एक तरह का कुआं सा है जिसके अंदर पानी क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट बताया ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर और बताया हमें कि नदी एंड विलेज पॉन्ड्स को भी कंसिडर किया जाता है, ये भी राजस्थान से रिलेटेड ही कंडीशन है, जो बड़े स्तर पे जो भी हम देख सकते पानी है वो एक जगह आके स्टोर हो सकता है। खादिन बहुत फेमस टर्म है, आपने जरूर सुना होगा खादिन, स्पेसिफिकली राजस्थान से रिलेटेड टर्म याद रखनी है। तो खादिन इज यूनिक लैंड यूज system wherein the runoff water from the rocky catchment is collected in a valley plain during the rainy season. In Khadin method, crops are grown in the winter season after water is receded in the shallow pond on the residual moisture. इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है, अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आएगी। इस डायग्राम में आपको ये बताया गया है कि मान लेते हैं कैचमेंट एरिया है, यहाँ जो पानी स्टोर हो रहा है एक तरह से वो ये यूनिट को हम खादन कह रहे हैं। अब इसके नीचे हम देख सकते हैं ये पानी जो है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में, जैसे कि सीपेज के रूप में, अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कहाँ तक पहुंचेगा, ये शैलो डग वेल्स या हम कह सकते हैं कुओं तक पहुंचेगा। तो इस बात को हमें समझना है कि ये जो खादिन है उसका एक डायग्राम आपको दिखाया गया है कि ये पानी जो है सीपेज के रूप में कहाँ पहुंचेगा, शैलो डग वेल्स में पहुंचेगा, तो वो उस वेल से हम कह सकते हैं पानी को काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से खादिन काम करता है। खादिन बहुत बड़े स्तर पे बड़ा एरिया है जिसके अंदर पानी रुक सकता है। ठीक है, अब सेमी एरिड रीजन्स के अंदर भी चीजें बताई गई हैं कि डग वेल्स, टैंक, परकुलेशन टैंक, जहां पानी थोड़ा एरिड रीजन के कंपैरेटिवली ज्यादा है तो वहां हम इस तरह की चीजें देख सकते हैं। फार्म पॉन्ड्स और ब्रॉड बेड एंड फर्रोज एंड फार्म पॉन्ड्स, तो फार्म पॉन्ड्स आई गया ऊपर तो इसे हटा देते हैं। तो ये भी स्पेसिफिकली टेक्निक्स हैं जो याद रखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले डग वेल्स बताया है, कुछ नहीं है जी, कुएं हैं, तो कुओं के अंदर जैसे कि अंडरग्राउंड में जो पानी जाएगा वो अल्टीमेटली डग वेल्स के रूप में, यानी वेल्स जो आपने जनरली जानते हैं उन्हीं के बारे में बात की गई। टैंक बताए हैं जो स्पेसिफिकली इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल अबाउट 1000 to 1500 मिलीमीटर with runoff around 50% where canal and well irrigation is not feasible due to the topography and underground table tanks are found suitable। टैंक मतलब भी वही है, स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर ऐसा गड्ढा, पर्टिकुलर ऐसा एरिया क्रिएट किया जाए जहाँ पे पानी रुक सकता है। परकुलेशन टैंक स्पेसिफिकली थोड़ा और मॉडिफाइड टर्म याद रखी जा सकती है कि भाई परकुलेशन पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। परकुलेशन का मतलब क्या है, पानी का नीचे की तरफ मिट्टी के अंदर घुसना, है ना, तो उसे हम कहते हैं परकुलेशन। तो यहाँ ऐसे टैंक बनाए जाएंगे जिसके अंदर पानी जो है इजीली परकुलेट हो सकता है ग्राउंड वाटर की तरफ। मिट्टी थोड़ी सी कैसी होनी चाहिए, हम कहेंगे
मॉडरेट टू हाई पोरोसिटी हो, जिसमें सैंडी सॉइल जैसे हम कह सकते हैं, एक तरह से पोरस टेक्सचर सॉइल वहाँ ज्यादा कंसिडर करेंगे। अंडरलाइंग रॉक स्टेट इन मेन क्राइटेरिया फॉर द चूजिंग द परफोरेशन ट्रायल। ठीक है, तो हाई पोरोसिटी होगी तो पानी इस तरह से ज्यादा इजीली कहाँ जा सकता है, अंडरग्राउंड में जा सकता है। तो ये पर्कुलेशन टैंक के रूप में हम समझते हैं। नेक्स्ट है फार्म पॉन्ड्स। फार्म पॉन्ड्स का भी मतलब वही है, एक तरह से कुछ खास नहीं है ये भी, लेकिन यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन स्पेसिफिकली हो सकता है एग्जाम में प्लॉट हो जाए। बताया कि साइज 1000 to 300 मीटर क्यूब हो सकता है डक टू स्टोर द रन ऑफ। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फार्म पॉन्ड इन द रेड सॉइल इज द हाई सीपेज लॉस। रेड सॉइल के अंदर हाई सीपेज लॉस होते हैं। कुछ स्पेसिफिकली ये जो केमिकल्स बताए हैं ये आपके काम के हैं, ये हो सकता है एग्जाम में आए कि बेंटोनाइट, सॉइल डिस्पर्जेंट्स एंड सॉइल सीमेंट मिक्सचर, इन्हीं काम में ले सकते हैं। बेंटोनाइट क्या है? बेंटोनाइट इज excellent for sealing properties if kept continuously wet but cracks बन जाएंगे अगर हम उसे ड्राई करते हैं। तो बेंटोनाइट क्या है? एक्सीलेंट सीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है, मतलब जमीन को पानी को रोके रखने का काम कर सकता है। हाँ, तो मिट्टी में ऐसा क्या मिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन बी यूज्ड फॉर द सीलिंग ऑफ द सॉइल? तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे बेंटोनाइट। ओके, नेक्स्ट है द अदर अल्टरनेटिव सीलेंट जो एल्फीसोल के लिए काम में लिया जा सकता है। एल्फीसोल यानी रेड सॉइल जिसके अंदर काम में ले सकते हैं, वो क्या है? रेड सॉइल के अंदर ब्लैक सॉइल को मिक्स कर दो। ब्लैक सॉइल आपको पता होगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी काफी ज्यादा होती है, तो ब्लैक सॉइल 1:2 के अंदर, मतलब ज्यादा दुगना हम ब्लैक सॉइल मिक्स कर दें तो वो भी एक तरह का मेथड हो सकता है। फटाफट से नेक्स्ट अगर देखें, इंटर रो वाटर हार्वेस्टिंग, वही बात है जो आपको पहले बताई थी, एरिड रीजन के अंदर बताई थी, लेकिन स्पेसिफिकली सेमी एरिड के अंदर रिलेट किया गया है दो क्रॉप से। तो ग्रोइंग मेज ऑन बेड्स एंड राइस इन फरोज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द यील्ड्स ऑफ बोथ द क्रॉप। द एक्सेस वाटर ऑन द बेड्स इज स्टोर्ड इन द फरो व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर द राइस। ठीक है जी, इजिली क्रॉप से रिलेटेड कुछ बात बताइए। ब्रॉड बेड का मतलब आप भी समझते होंगे कि बेड जो है इस तरह के जिसपे वो पौधे उगाए जाएंगे वो थोड़े से चौड़े हैं। अब इनकी लेंथ आप देख सकते हैं लगभग 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे है जी। तो स्पेसिफिकली हम कितने प्लांट्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से ये ब्रॉड बेड का साइज होता है। और यहाँ एक कुछ बात बताइए, दिस मेथड इज क्वाइट सुटेबल फॉर द ब्लैक सॉइल व्हेन कंबाइंड विद द ड्राई सॉइल। तो इस तरह की बातें हैं जो आपको याद रख सकते हैं, किससे रिलेटेड है ना? सेमी एरिड की अलग लिस्ट बना लें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और एरिड रीजन से रिलेटेड टेक्निक की लिस्ट बना लें, आपके लिए काम आ सकते हैं। ये एक चार्ट आप याद रख सकते हैं कि फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर हो सकता है आपको इस तरह से पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग। सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग में ये सभी नाम याद रखे जा सकते हैं। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में ये याद रखे जा सकते हैं। रन ऑफ इंड्यूस्ड के अंदर हम ये नाम याद रख सकते हैं। इन सीटू का मतलब मैंने जो पिछले वीडियो में भी मेंशन किया था आपको, इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर इन सभी चीजों को, इन सभी नामों को याद रख सकते हैं। और फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग में आप इन्हें याद रख सकते हैं। अब यहाँ एक नाम एनीकट्स में अलग लगा था, तो इस एनीकट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मैंने यहाँ रखी है। ये बता रहे हैं कि तमिलनाडु जो हम कहेंगे वहां पे एक पर्टिकुलर ऐसा डैम जो कि स्ट्रीम के फ्लो को धीमा कर दे, रेगुलेट कर सके, उसको हम एनीकट एनीकट जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कि उस रूप में रखते हैं। तो ये भी एक तरह का फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को भी अगर आप याद कर सके तो ये आपके लिए फर्दर फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ मेंशन किया था, तो वो क्या मेंशन किया था वो सारा मैंने एक बार कंटेंट फिर से यहाँ रखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा मैंने देखा है कि शायद जब मैं इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ रहा था तो यूपीएससी एग्जामिनेशन में भी इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। इंडियाज एंशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स क्या है ना? तो झालरा, टांका जो भी हमने पढ़ा था, खादिन जिसे धोरा भी कहा जाता है, कुंड, कुंड को ही हम कुंडी भी कहते हैं, कुई भी कहते हैं, बेरीज भी कहते हैं, बाउडी भी कहते हैं। तो बाउडी एक अलग चीज है, बाउडी के अंदर इस तरह की सीढ़ियां होती हैं, और चलो कभी कभी आपने आई होप देखा होगा तो बावड़ी होती है, जैसे बैर बावड़ी भी कहते हैं, बावली भी कहते हैं, बावड़ी, विल्डस, पार, ये सारे जो नाम हैं वो राजस्थान से रिलेटेड स्ट्रक्चर थे। और सारे स्ट्रक्चर राजस्थान में क्यों मेंशन किए गए? क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ थोड़ा पानी की कमी की मेंशन की जाती है ना, तो डेजर्ट एरिया है तो ऑफ कोर्स। नेक्स्ट है अरहर पाइन्स जो है वो साउथ बिहार से रिलेटेड है। पनम कैनी जो है वो केरला से रिलेटेड है। जिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लद्दाख से रिलेटेड है। कुल, नावला, कुल्ह और खत्री, नाम मेरा दिवाकर खत्री है, तो मुझे नहीं पता था कि, लेकिन ये मैंने जब पढ़ा तो पता चला कि खत्री नाम का स्ट्रक्चर जो होता है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। चलो तो याद रखना, लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश से नहीं हूँ वैसे, मैं राजस्थान का हूँ। चलो, कुल, नावला, कुल्ह, खत्री ये है जो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। आपतनी, पातनी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। जैबो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इस बार एग्जाम में, जैबो थोड़ा अलग नाम है, तो याद रखें ये कहाँ से रिलेटेड है, नागालैंड से रिलेटेड है। जेटवेल्स याद रखें ये निकोबार, अंडमान निकोबार से रिलेटेड है। बैम्बू इरिगेशन ड्रिप ये मेघालय से रिलेटेड है। नेक्स्ट, डोंग्स जो है असम से रिलेटेड है। डुंग्स अलग है, देखो डोंग अलग है, डुंग अलग है। डुंग जो है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड बताया है। केतस, मुंदस और
बंधास। अब देखिए ये बंधस अलग है, बंधस जो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा से रिलेट करके बताया है, और बंधारस जो मैं कह रहा था पिछले साल यानी अभी 2024 में पूछा गया है रिसेंटली, वो क्या है, वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। विरडस गुजरात से रिलेटेड है। तो ये सारे विरदस वैसे विरदस नाम यहाँ भी राजस्थान से रिलेटेड भी आता है, दोनों कुछ एरियाज में अंदर काम में लेते हैं, तो इसे स्पेसिफिकली राजस्थान में और गुजरात दोनों में कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने कुछ नाम देखे हैं, ये लिस्ट को आप याद करने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास एक पीडीएफ है जहां से मैंने ये इन्फॉर्मेशन उठाई है, वो पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूं। इन फ्यूचर आपको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है, आपको विश्वास नहीं है कंटेंट कहाँ से उठाया गया है, तो आप उस पीडीएफ को भी देख सकते हैं। आई होप वो और डेंस स्टडी है जो आपको ज्यादा हेल्प कर सकती है, तो आप वो भी पीडीएफ भी चेक कर सकते हैं। अब बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो फटाफट से क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी चेक कर लेते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, मैं क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा, आप क्या करेंगे अपना मन में मुझे पॉज करते हुए अपना आंसर क्लियर कर दिमाग में सोच लेंगे कि मुझे लगता है ये आंसर होना चाहिए, और फिर चेक करेंगे उसका आंसर क्या यही है। पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर रिसोर्सेज इज यूज्ड करंटली बाय द इंडियाज एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो भी टोटल वाटर रिसोर्सेज है उसका कितना प्रतिशत एग्रीकल्चर सेक्टर में काम में लिया जा रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 5 4 3 2 1। मैं अगर आंसर रिवील करूं तो आंसर होना चाहिए 75 to 80%। ये रिसेंटली एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन है, आई थिंक या तो सॉइल साइंस के पेपर में आए हैं या फिर नहीं, सॉइल में नहीं आए थे, एग्रोनॉमी का जो रिसेंट 2024 का क्वेश्चन पेपर कर देखेंगे आप, इंडियन ICAR AIEE APG एग्रोनॉमी 2024 में आया था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट अगर देखें, ये मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, कि द पीपल हु कंज्यूम डैश ऑन रेगुलर बेसिस एज अ स्टेपल फूड आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय गोइटर। कौन सा ऐसा हम कहें कि मिलेट खाने से हम देख सकते हैं गोइटर जैसी प्रॉब्लम जो है पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर इंड्यूस हो सकती है। क्या जानते हैं आप इसका आंसर, जानते हो तो अपने दिमाग में आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अगर मैं आंसर रिवील करूं तो आंसर होना चाहिए पर्ल मिलेट। याद रखिएगा, ये मैंने मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी इसका आंसर गूगल किया तो मुझे समझ आया कि वैसे तो गोइटर आप जानते हैं कि आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड जो हमारी ग्लैंड है उसके अंदर एक तरह से सूजन या हम कह सकते हैं इस तरह का उसका फुलाव देखा जाता है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, गोइटर कहा जाता है। लेकिन ये भी स्पेसिफाइड किया जाता है कंजप्शन ऑफ पर्ल मिलेट। मैंने जब समझा गूगल पे FAO की साइट के ऊपर मेंशन है ये, तो ऑथेंटिक सोर्स है, ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं आपको। FAO के ऊपर मैंने ये भी देखा कसावा जो है उसमें भी मेंशन किया है, कसावा का कंजम्पशन भी गोइटर को इंड्यूस कर सकता है। तो ये बताया कि कंजम्पशन ऑफ पर्ल मिलेट एज अ रेगुलर फूड कैन इंड्यूस द गोइटर इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो उसे भी आप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें वो है तो इसका आंसर क्या हो गया, पर्ल मिलेट हो गया, डन। नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊं द वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर, वैसे ये डायग्राम नहीं दिखाना चाहिए था आपको, बट अब अनफॉर्चुनेटली आ ही गया, तो आप इसका आंसर समझ सकते हैं कि द वाटर ऑफ रेन वाटर, द वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर कंज्यूम्ड बाय द क्रॉप इज नोन एज। क्रॉप जो पानी कंज्यूम करती है उसे क्या हम ब्लू वाटर कहें, उसे ग्रीन वाटर कहें, ग्रे वाटर कहें या वर्चुअल वाटर कहें। तो बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, क्रॉप हरी है तो पानी भी हरा ही कंसिडर करेंगे, यानी ग्रीन वाटर। इस तरह की अगर आपने टर्म्स नहीं पढ़ी है कभी, आप कहेंगे मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ब्लू वाटर ग्रीन वाटर, हमारे लिए तो पानी पानी है, पानी का तो कोई रंग नहीं होता। क्या बातें बता रहे हो यार, ब्लू वाटर ग्रीन वाटर ग्रे वाटर, हमने तो पानी एक ही रंग का देखा है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर के अंदर पानी के कई रंग होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भाई साहब आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न जाने कितनी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। ये भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आई थिंक मेंशन किया था कि ग्रीन वाटर, फॉसिल वाटर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, वर्चुअल वाटर, इनका मैच द फॉलोइंग पूछा जा चुका है। आंसर जानते हैं अपने को, अपने आप ट्राई करें, इसका मैच करें अपने दिमाग में। मैं आंसर रिवील कर रहा हूँ, आंसर रिवील करूँ तो आंसर है कुछ इस तरह से, ग्रीन वाटर जो है प्लांट और क्रॉप से रिलेटेड है, फॉसिल वाटर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक यूज से रिलेटेड बताया गया है, ग्रे वाटर पर्टिकुलरली किचन गार्डन से रिलेटेड बताया गया है ना, घर का जो पानी निकलता है उसे हम किचन ग्रे वाटर कह देते हैं। ब्लैक वाटर जो इंडस्ट्री से निकलता है, गंदा है, बेकार है, वो ब्लैक वाटर कह सकते हैं, है ना। तो ट्रीटेड फॉर द, जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, हैवी मेटल्स हैं उसके अंदर। और वर्चुअल वाटर वो है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो भाई साहब इस तरह से आपको ये कुछ बातें पता होनी चाहिए। ये डायग्राम में कह रहा था रिवील नहीं होना चाहिए था, लेकिन पहले ही अनफॉर्चुनेटली रिवील हो गया। तो उसके अंदर क्या बताया है कि देखो, जो इस तरह से भी स्पेसिफाई किया जाता है कि इवेपोरेशन और प्लांट डिमांड जो है वो कौन से पानी से पूरी होती है, तो बताते हैं हम ग्रीन वाटर से होती है। कौन सा पानी नीचे बह जाता है, ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, तो उसे हम ब्लू वाटर कहते हैं, है ना। तो भाई इस तरह की चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है,
मतलब जो मैं वाटर की सीरीज कवर कर चुका हूँ उसमें भी मैंने वहाँ उसके ऊपर बहुत फोकस किया था, ग्रीन वाटर ब्लू वाटर के ऊपर, तो आप इसे देख सकते हैं। व्हाइट ग्रे ब्लैक इस तरह की कुछ चीजें बताई थी मैंने, समझे आप, अपने मुझे पॉज करके पढ़ ले, आपके लिए काम आएगा। द वॉल्यूम ऑफ आंसर हो गया ग्रीन वाटर। नेक्स्ट हम कहें विच अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट ग्रुप्ड अंडर द सेंसिटिव टू सॉइल सैलिनिटी कैटेगरी। देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका कोई अच्छा सोर्स नहीं मिला जहां से मैं इसको बता सकूं, लेकिन ऑफिशियल आंसर की के अंदर इसका आंसर बताया गया है पिजन की। ठीक है, आप अपने लेवल पे अगर पॉसिबल हो तो इसकी रिसर्च कर लें। आंसर की में ऑफिशियल ये दिया गया था, मुझे भी विश्वास नहीं है क्योंकि आईसीआर के आंसर की पे भरोसा मुश्किल ही किया जाए, मुश्किल से ही होता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट किसके अंदर है। अब आईसीआर की ऑफिशियल आंसर क्या क्या कहती है, वो कहती है इसका आंसर होना चाहिए, मैं बताऊं क्या आपको पता है आंसर? मैं बताऊं तो आंसर की ऑफिशियल आंसर की कहती है कि इसका आंसर प्रोसो मिलेट होना चाहिए। लेकिन जब मैं गूगल किया, थोड़ा सा इसके बारे में देखा, अलग अलग एपेडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा, तो उसके अकॉर्डिंग फॉक्सटेल मिलेट के अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट बताया गया है। तो आपके क्या विचार हैं बताइएगा मुझे। अगर आपको लगे नहीं आईसीआर की ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग प्रोसो मिलेट ही सही आंसर होगा, तो प्लीज अपने विचार मेरे साथ व्यक्त करें। नेक्स्ट है नियरली हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यूज्ड फॉर इरिगेशन, व्हिच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पहले पहले पूछा था कि टोटल इरिगेशन, टोटल वाटर रिसोर्सेज का कितना हिस्सा एग्रीकल्चर में काम में ले रहे हैं, 75 to 80%। अब पूछ रहे हैं कि ग्राउंड वाटर का स्पेसिफिकली कितना प्रतिशत इरिगेशन में हम काम में ले लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना 92% काम में ले लेते हैं। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर का 92% हिस्सा हम एग्रीकल्चर में ही काम में ले रहे हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कुछ वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया को, ये ऊपर वाली लाइन में तो क्वेश्चन रिसेंटली आया है, पूछा था सरफेस वाटर कितना बीसीएम के रूप में, बिलियन क्यूबिक मीटर के रूप में पूछा था, तो वो 690 था। 1 किलोमीटर क्यूब बराबर 1 BCM। ये चीजें अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं पिछले वीडियोस में इन चीजों के बारे में अच्छे से बात कर चुका हूँ, वो सीरीज पूरी डेडिकेटेड है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, आप चाहें तो उसे समझें, पढ़ें, देखें उन वीडियोस को। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर की बात करें तो वो है, अब हो सकता है इस साल ये पूछ लें कि 432 किलोमीटर क्यूब जो है वो क्या है, ग्राउंड वाटर है, यूटिलाइजेबल वाटर है। टोटल पूछ सकते हैं इस बार 1122, याद रखें। ये आंकड़े तीन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी श्रद्धा हो तो आप थोड़ा सा मन लगा के समझें, इनको भी आप याद करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है द एरिया वेयर एंटायर रेन वाटर, ये मैं कह रहा था अभी जो वीडियो की शुरुआत में कह रहा था, द एरिया वेयर एंटायर रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड देन डाइवर्टेड टू रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब एक तरह का जहाँ पे स्टोर हो सकता है, स्टोरेज फैसिलिटी में जहाँ डाइवर्ट हो जाए पानी, तो उस पर्टिकुलर जगह को क्या आप वाटरशेड कहोगे, या आप कैचमेंट एरिया कहोगे, या ड्रेनेज बेसिन कहोगे, या एरिया फॉर द सप्लीमेंट्री इरिगेशन कहेंगे। लेकिन अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा वाटरशेड, कैचमेंट और ड्रेनेज बेसिन तीनों को एक ही नाम, तीनों बताया कि सिनोनिम होते हैं। अगले वीडियो में भी मैं आपको ये बात कहूंगा, लेकिन स्पेसिफाई अगर हमें करना हो, आंसर देना हो, तो इसमें हम कैचमेंट एरिया को ही सही मानेंगे। जो पानी कैच कर रहा है वही वास्तव में कैचमेंट एरिया होना चाहिए। ठीक है जी। और व्हाट इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द सीड प्लेसमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा कि, अच्छा आप क्वेश्चन तो पढ़िए, मैं बताता हूँ। व्हाट इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर सीड प्लेसमेंट इन द रिज फॉर द फरो इरिगेटेड क्रॉप। फरोज, रिज एंड फरोज जो होते हैं, तो सीड को कहाँ प्लॉट किया जाए अगर सॉइल जो है सलाइन है। तो आप चारों आंसर क्वेश्चन को, चारों ऑप्शन को पढ़िए, आंसर अपना गैस करिए। कर लिया होगा आंसर, आई होप आप इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। आंसर होना चाहिए इसका द फोर्थ वन। मतलब सीड को कहाँ प्लॉट करूं, स्लोपिंग साइड के ऊपर। क्या है भाई साहब, ये है भाई साहब कि अगर इस तरह की सलाइन सॉइल है, तो सीड जैसा कि हम देखते हैं ये रिज है हमारा, तो इसको इस स्लोप के ऊपर हमने यहाँ पौधा उगाया, स्लोप पे उगाया, यहाँ टॉप पे हमने सीड नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि टॉप के ऊपर इवेपोरेशन के थ्रू सॉल्ट का अक्यूमुलेशन सबसे ज्यादा होगा, यहाँ सॉल्ट सबसे ज्यादा होंगे। सबसे कम कहाँ हो सकते हैं, अगर यहाँ बीच में रखा जाए तो। ठीक है ना, तो इस चीज को, आपकी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट वाली सीरीज में भी कवर किया है। आप कहेंगे यार पिछले वीडियो का गुणगान गाते रहते हो, क्या करूं यार, एक यूट्यूबर होने के साथ यही करता है इंसान, पिछले वीडियोस देख लो जाके, यही करना पड़ता है। तो क्या तो मैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना ये, है ना। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी का पार्ट भी है, पढ़े, क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में। ठीक है जी, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। फ्रॉम व्यू ऑफ द अर्लीस्ट टू लोवेस्ट लेटेस्ट रिस्पॉन्स। अब इसका आंसर आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। स्पेसिफिकली इस 9th क्वेश्चन का ही नहीं, 10th क्वेश्चन का जवाब भी आप मुझे बताएं। 10th तो मुझे लगता है इजी है, बताना है जीरो फाइट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही। देखते हैं कमेंट में 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप बताइए। होप आई होप आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। कौन से एग्जामिनेशन? आईसीआर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आईसीआर के एस्पिरेंट हैं आप। अदर भी कोई एग्जामिनेशन जैसे यूपीएससी वगैरह के, या
एएफओ के लिए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई रियली थिंक दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्योंकि कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी मैच हो सके वो सभी एक जगह इंटीग्रेट कर सकूँ। तो आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से बात करेंगे। क्या है वाटरशेड, वाटरशेड मैनेजमेंट और अल्टीमेटली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इस तरह की प्रैक्टिस, ये सभी नेक्स्ट वीडियो में भी जारी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।